Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear student, in the last video we have studied about degrees of adverbs. Today we are going to study about the position of adverbs. Student, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स के लिए और आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। और अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर द वीडियो मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, because when you support the world selflessly, the whole universe will support you endlessly। मतलब कि अगर आप सारे संसार के लिए निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए अंत तक सपोर्ट करेगा। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है डिग्री ऑफ एडवर्ब्स के लिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के लिए, उससे पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो डिग्री ऑफ एडवर्ब्स के बाद आज का टॉपिक हमारा पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के लिए हम 3 रूल्स के तहत पढ़ेंगे। तो देखिए पहला रूल्स इसका ये है, कहता है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। इसमें क्या है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स में किसी वाक्य में एडवर्ब का यूज कहाँ पर किया जाए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वाक्य में एडवर्ब का यूज सही स्थान पर नहीं किया जाता है तो अर्थ ही बदल जाता है। होता क्या है कि अगर एडवर्ब का यूज हम गलत जगह पर कर देते हैं तो पूरे सेंटेंस का अर्थ ही चेंज हो जाता है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब का सही यूज कहाँ पर होना चाहिए। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए हमने यूज ऑफ ओनली को दिखाया है कि देखिए ओनली जो एडवर्ब है इसको हम अगर कहाँ पर लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाता है। सबसे पहले ये बताया कि ओनली ही कैन रीड। अब ये हमने पहले जब ओनली को लगाया है तो इसका मतलब निकलता है केवल वही पढ़ सकता है, दूसरा कोई भी नहीं पढ़ सकता। यानी ओनली ही कैन रीड, केवल वही पढ़ सकता है, दूसरा कोई भी पढ़ सकता है। नो अदर पर्सन रीड या नो अदर स्टूडेंट रीड, कोई दूसरा विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता, केवल एक ही स्टूडेंट के लिए यहाँ पर परमिशन दी गई है। और अब हमने क्या किया है, इसी ओनली के लिए हमने रीड से यानी वर्ब से जस्ट पहले लगाया है। तब देखिए इसका अर्थ क्या हो जाता है, ही कैन ओनली रीड। अब इसमें यह है कि वो केवल पढ़ सकता है। उसके लिए अभी तो क्या था कि केवल वही पढ़ सकता है, लेकिन अब यहाँ पर आया है कि वो केवल पढ़ सकता है, ना तो लिख सकता है और ना ही बोल सकता है, उसे और कोई परमिशन नहीं है। तो यहाँ इनके अर्थ ये चेंज हो गए कि लिख या बोल नहीं सकता है। अब इसी ओनली को बिल्कुल लास्ट में लगाया, तब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, ही कैन रीड। ओनली में वह केवल पढ़ने का काम कर सकता है, दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकता। मतलब ये दूसरा और तीसरा सेंटेंस का लगभग एक ही जैसा है, लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो वो केवल पढ़ने का काम करेगा, कोई भी दूसरा काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये तो है रूल नंबर 1। और इसके रूल नंबर 1 के कई और टॉपिक्स रूल नंबर 1 के कई पार्ट्स हैं, जिन पार्ट्सों के तहत हम एडवर्ब की सही पोजीशन को जानेंगे कि उसका एडवर्ब का सही पोजीशन क्या है, उसको कैसे हम सही तरीके से यूज करेंगे, ये हम रूल नंबर 1 के तहत जानेंगे। देखिए अब देखिए इसमें पहला आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इस प्रकार के एडवर्ब वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं। इस प्रकार के जितने भी एडवर्ब होते हैं वो वर्ब के बाद में यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का भी
अगर ये बात कह रहा है कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का भी यूज हुआ हो तो ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो एडवर्ब वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आया है तो ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज किया जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, तो ये पहला एग्जाम्पल है ही स्पीक्स सॉफ्टली। अब ये सॉफ्टली एडवर्ब जो है ये स्पीक वर्ब के जस्ट बाद सॉफ्टली एडवर्ब आया है। सेम ऐसे ही रीड्स हिज बुक केयरफुली। अब यहाँ पर क्या है, ये हिज बुक के जस्ट बाद यहाँ पर केयरफुली का यूज किया गया है। और ही लव्स हिज डॉटर हार्टली, तो यहाँ पर इसका हार्टली का यूज किया गया है। हिज, यहाँ पर हिज बुक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हिज डॉटर ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ केयरफुली और यहाँ पर हार्डली का यूज किया गया है। तो इस तरह से रूल नंबर 1 का पार्ट ए कंप्लीट। अब इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी कहता है कि एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ टाइम एंड प्लेस भी वर्ब के बाद या उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किए जाते हैं। अगर जो ऐसे एडवर्ब हैं या तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम के हों या फिर प्लेस के हों, जो स्थान के बारे में बता रहे हो या फिर समय के बारे में बता रहे हों, तो उनका भी यूज जो है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में किया जाता है। जैसे ही विल रिटर्न सून। अब ये वर्ब है, ये रिटर्न वर्ब है और जो इसके बाद में यहाँ सून का यूज किया गया है। जैसे ही गोज देयर, यहाँ पर भी लास्ट में एडवर्ब का यूज किया है। ही विल गो होम नेक्स्ट वीक। अब ये नेक्स्ट वीक जो है ये समय के लिए बता रहा है और ये सून भी समय को बता रहा है, तो दोनों ही समय वाले, इनको लास्ट में यूज किया गया है। ये स्थान के लिए बता रहा है, इसको लास्ट में यूज किया गया है। तो बी पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं सी पार्ट के लिए। इसमें क्या है कि अगर किसी वर्ब या उसके ऑब्जेक्ट के बाद, अगर किसी वर्ब या उसके ऑब्जेक्ट के बाद 2 या 2 से अधिक एडवर्ब्स प्रयोग करनी हो, अगर किसी वर्ब या उसके ऑब्जेक्ट के बाद 2 या 2 से अधिक एडवर्ब्स प्रयोग करनी हो तो उनका क्रम इस प्रकार होगा। देखिए ये रहा, अगर किसी वर्ब या उसके ऑब्जेक्ट के बाद 2 या 2 से अधिक एडवर्ब्स प्रयोग करनी हो तो उनका क्रम कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर को। बात यहाँ पर ये आ रही है कि किसी वर्ब या फिर उसके ऑब्जेक्ट के बाद में, या अगर हम वर्ब की बात कर रहे हैं यूज या फिर ऑब्जेक्ट की बात में यूज कर रहे हैं और वहाँ पे 2 से अधिक एडवर्ब प्रयोग हमें करनी पड़े तो उसका क्रम इस प्रकार से लेंगे। पहले लेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए, उसके बाद देंगे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए और उसके बाद हम लेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए। अब यहाँ पर मेन बात है 2 या 2 से अधिक, इस तरह के एडवर्ब को लेना हो तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया ही स्पोक इम्प्रेसिवली एट द फंक्शन यस्टरडे। अब यहाँ पर एक तो ये हो गया कि वो प्रभावपूर्ण तरीके से प्रभावपूर्वक बोला, और कब बोला है, यस्टरडे। तो ये 2 एडवर्ब यहाँ पर यूज हुई हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। और इसके बाद है ही कम्स रेगुलरली। अब ये भी एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो गई। एट द स्टेडियम एवरी मॉर्निंग, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई। हालांकि स्टेडियम और ये जगह है तो अगर देयर होता यहाँ पर तब तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता था। यहाँ ये फंक्शन है तो ये प्लेस के लिए भी एक शो कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल में सही रूप से हम इसी को मानेंगे इम्प्रेसिवली को और यस्टरडे के लिए। यहाँ रेगुलरली और यहाँ पर एवरी मॉर्निंग के लिए मानेंगे। तो 2 ही एडवर्ब को मान के चलते हैं हम, यहाँ पर यूज किया गया है। तो सी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब डी पार्ट में क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते क्या हैं, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, जनरली।
ये होते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में काउंट किए जाते हैं। हमेशा, कभी नहीं, प्रायः, दुर्लभतापूर्वक, यूजुअली वही सामान्यतया, जनरली सामान्यतया। तो ये सब होते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और कुछ अन्य एडवर्ब्स और कुछ दूसरे एडवर्ब्स हों जिनमें क्या है, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट। और ये तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गए और बाकी कुछ अन्य एडवर्ब्स ये हो गए। तो इनमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल जब भी करना हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बीच में इनका यूज किया जाता है। ये दोनों ही प्रकार के एडवर्ब्स जो होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज किए जाते हैं। अगर वर्ब एक ही शब्द की हो तब, अगर वर्ब एक ही शब्द की हो तब तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बीच में। लेकिन अगर वर्ब एक से अधिक शब्द की है तब क्या होगा, वो वर्ब के पहले शब्द के बाद उसका यूज किया जाता है। यानी लेकिन अगर वर्ब में एक से अधिक शब्द हों तो इनका प्रयोग वर्ब के पहले शब्द के बाद किया जाता है। यहाँ पर ये है, वर्ब के पहले शब्द के बाद इसका यूज किया जाता है अगर एक से अधिक शब्द हों तो। इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, आई जस्ट सा हिम एट द गेट। अब ये जस्ट का जो यूज किया गया है, सब्जेक्ट और ये वर्ब, इन दोनों के बीच में जस्ट का यूज कर दिया गया है। यहाँ पर ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड। अब यहाँ पर वर्ब एक से अधिक शब्द की हो गई फिनिश्ड और ये हैज, तब इसके बीच में ये ऑलरेडी आया है। हैज और फिनिश्ड दो शब्दों की वर्ब हो रही है तो जस्ट इसके बीच, दोनों के बीच में ऑलरेडी को लगा दिया गया है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ही हैज रेयरली बीन, तो हैज बीन के बीच में रेयरली को लगा दिया गया है। अब होता क्या है कि नियम डी में दिए गए सभी एडवर्ब्स, पिछले नियम में जितने भी एडवर्ब्स हमने अभी देखे हैं डी में, उन सब का क्या होता है कि सभी एडवर्ब्स ऑक्सिलरी एडवर्ब्स, ऑक्सिलरी में क्या क्या आता है, इज, आर, एम, बाज, भर, ये सब ऑक्सिलरी एडवर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इज, आर, एम, बाज, भर, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। इनके बाद ये सभी जो थे अभी ऊपर वाले एडवर्ब जितने थे उन सब का यूज इनके इज, आर, एम, बाज, भर के बाद, लेकिन दूसरे वर्ब से पहले इनका यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, आई एम, तो एम और रेडी ये दो वर्ब हैं, एम और रेडी के बीच में आया है ऑलवेज। ऐसे ही इज ऑफन लेट, तो इज और लेट के बीच में ऑफन आया है। ही जनरली ट्रेवल्स बाई बस। अब यहाँ एक ही है, इज, आर, एम का यूज नहीं हुआ है तो इससे जस्ट पहले हमने जनरली को लगा दिया है सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले इसको यूज किया है। तो रूल नंबर पार्ट ई भी कंप्लीट। अब देखते हैं एफ पार्ट के लिए। एफ में क्या है कि अगर वर्ब पर जोर देना हो, अगर वर्ब पर जोर देना हो या शॉर्ट फॉर्म में उत्तर देना हो, अगर कोई वर्ब है उस पर जोर देना हो या फिर शॉर्ट फॉर्म में उत्तर देना हो तो ऑक्सिलरी वर्ब्स या सिंगल वर्ब बी से पहले नियम डी के एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं। जो नियम डी में अभी देखा है हमने, जो थे ऑलवेज, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, जस्ट, इस तरह के या रेयरली, इस तरह के जितने भी एडवर्ब्स थे उन सब का यूज कैसे हम करते हैं। यहाँ पर आया है ही हैज, इनका यूज जैसे सिंगल वर्ब बी से पहले, जो सिंगल वर्ब बी है उससे पहले इनका यूज नियम डी के एडवर्ब्स के यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर आया ही हैज अगेन फॉरगॉटन टू ब्रिंग हिज बुक्स, तो यहाँ पर क्या है, हैज और है। ऐसे यहाँ पर इसमें है क्या, ये प्रश्न और उत्तर की बात आई है। यहाँ पर प्रश्न उत्तर या फिर क्या नाम है, जोर देकर बात कही तो कहने का ही हैज अगेन फॉरगॉटन टू ब्रिंग हिज बुक, वो अपनी पुस्तक लाना फिर से भूल गया है।
तो उसका उत्तर हाँ में दिया गया यस, ही ऑलवेज डज फॉरगेट टू ब्रिंग हिज बुक। तो यहाँ पर वर्ब भी डज आ रही है, तो इससे पहले ऑलवेज का यूज कर दिया गया है। इसमें कह रहा है कि हाँ वो हमेशा ही पुस्तक लाना भूल जाता है, अपनी पुस्तक लाना भूल जाता है। ऐसे ही आया कि व्हेन डज ही, अब देखिए यहाँ पर आया है व्हेन डज ही गो टू बॉम्बे। तो व्हेन डज ही गो टू बॉम्बे, वह बॉम्बे कब जाता है। अब यहाँ पर ये बात आई है, जब यहाँ प्रश्न पूछ दिया वह बॉम्बे कब जाता है, तो इसके लिए निकल कर आया है ही ऑलरेडी, हैज से जस्ट पहले इसका यूज कर दिया है, हैज गॉन टू बॉम्बे, वो पहले ही बॉम्बे जा चुका है। पार्ट जी में क्या है, ऑक्सिलरीज हैव टू, यूज टू के प्रयोग में एडवर्ब उनसे पहले प्रयोग की जाती है। अगर हैव टू या यूज टू का यूज किया जाता है तो एडवर्ब का यूज इनसे पहले किया जाता है। जैसे कि आई ऑफन हैव टू बाई गो बाई बस, तो ऑफन का यूज यहाँ पर हैव टू से पहले कर दिया गया है। ऐसे ही है ही नेवर हैज टू गो अलोन, तो यहाँ हैज टू से जस्ट पहले नेवर का यूज कर दिया गया है। तो पार्ट जी भी कंप्लीट। अब पार्ट एच में क्या है, जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करती हो, यहाँ ध्यान देना कि मॉडिफाई करती हो, तो उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले प्रयोग की जाती है। जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करती हो तो वो एडवर्ब उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले प्रयोग की जाती है। जैसे है हिज लेक्चर वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर क्या है कि लेक्चर के लिए मॉडिफाई किया गया है, लेक्चर के लिए मॉडिफाई किया गया, तो इसका यूज वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी का यूज यहाँ पर कर दिया गया है, यानी उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले प्रयोग की जाती है। तो ये इंटरेस्टिंग जो है इससे जस्ट पहले एडवर्ब का यूज यहाँ पर कर दिया गया है। सेम यहाँ पर ही इज़ वेरी हाईली क्वालिफाइड, ही इज़ वेरी हाईली क्वालिफाइड। अब ये इसके लिए मॉडिफाई जब कर रही है तो इससे जस्ट पहले यहाँ पर वेरी का यूज कर दिया गया है। यहाँ पर वेरी हो गया, तो पार्ट एच भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आता है पार्ट आई, एडवर्ब एनफ। एडवर्ब एनफ जो होता है वो हमेशा उस शब्द के बाद प्रयोग की जाती है जिसे वह मॉडिफाई करती है। जैसे ही कहा कि उस शब्द के बाद प्रयोग की जाती है, इसे वो मॉडिफाई करती है। अब यहाँ पे ही वाज गुड एनफ टू हेल्प मी, तो गुड जो है ये गुड को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए इसका यूज किया गया है। इसे एनफ ने क्या किया, गुड को क्वालिफाई किया और इसीलिए जस्ट इसके बाद में एनफ का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट है दिस हाउस इज लार्ज एनफ फॉर आवर पर्पज। तो ये किसने एनफ ने क्वालिफाई किया, मॉडिफाई किया लार्ज के लिए, एनफ ने लार्ज के लिए मॉडिफाई किया और इसलिए यहाँ पर एनफ का यूज यहाँ पर कर दिया गया है, मॉडिफाई लार्ज के जस्ट बाद में। तो पार्ट आई भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आता है पार्ट जे में क्या है, ओनली का प्रयोग उस शब्द से ठीक पहले किया जाता है जिसे वह मॉडिफाई करता है। जैसे ही वर्कड ओनली 2 आवर्स, तो ये 2 आवर्स के लिए ये मॉडिफाई किया है, इसलिए इससे जस्ट पहले ओनली का यूज हुआ है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओनली ने 2 आवर्स के लिए मॉडिफाई किया है, इसलिए इनसे जस्ट पहले ओनली का यूज किया गया है। तो इसके बाद है आई अटेम्प्ट ओनली ट्वाइस, तो यहाँ पर ट्वाइस के लिए इसने मॉडिफाई किया, इससे जस्ट पहले से ओनली का यूज कर दिया गया है। टू क्लाइम टू द टॉप, इसमें होता क्या है कि एक स्पोकन इंग्लिश में ओनली का यूज
ओनली का यूज जो है वर्ब से पहले किया जा सकता है, जैसे ही ओनली वर्ब 2 आवर्स। अब 2 आवर्स ये है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, वर्क जो है वर्ब से जस्ट पहले ओनली का यूज कर दिया गया है। तो इस तरह से क्या हुआ, पार्ट जे भी हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट के है, पार्ट के में क्या होता है कि नेगेटिव एडवर्ब नॉट। नेगेटिव एडवर्ब नॉट जो होता है वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब और जो नॉट होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में प्रयोग किया जाता है। जैसे है ही डिड नॉट रीच इन टाइम। अब यहाँ पर क्या है, डिड और रीच के बीच में नॉट का यूज किया गया है। कहने का मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये प्रिंसिपल वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में नॉट का यूज कर दिया गया है। ऐसे ही आई शैल नॉट मीट हिम, तो शैल क्या है यहाँ पर, ये हो गई ऑक्सिलरी वर्ब और मीट जो है ये प्रिंसिपल वर्ब हो गई, तो दोनों के बीच में नॉट का यूज हो गया। ऐसे ही हैज नॉट स्पोकन ए वर्ड, तो हैज यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है और स्पोकन प्रिंसिपल वर्ब है, तो दोनों के बीच में नॉट का यूज कर दिया गया है। ये तीन, ये भी एडवर्ब नॉट है। तो इस तरह से हमारा रूल नंबर 1 का पार्ट के और पूरा रूल नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। तो रूल नंबर 2 में क्या है कि अगर कोई एडवर्ब पूरे वाक्य को क्वालिफाई करे, या बहुत इम्फेसिस देने के लिए प्रयुक्त करना हो, इम्फेसिस मतलब बहुत ही ज़्यादा बल देने के लिए प्रयोग करना हो, जोर देने के लिए प्रयोग करना हो, तो वह वाक्य के शुरू में प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर कोई एडवर्ब पूरे वाक्य को क्वालिफाई करे या बहुत इम्फेसिस देने के लिए प्रयुक्त करना हो, तो वह वाक्य के शुरू में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लकीली नो वन वाज किल्ड, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये लकीली को ये पूरे वाक्य के लिए क्वालिफाई कर रही है कि लकीली भाग्य से कोई भी नहीं मारा गया था। तो इसलिए जब पूरे वाक्य को क्वालिफाई किया, इसलिए इसको पहले लगा दिया और यहाँ से एक इम्फेसिस भी का भी प्रयोग हो रहा है। दूसरा है आउट केम द लाइन फ्रॉम द डेन एंड स्टूड बिफोर अस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आउट केम द लाइन फ्रॉम द डेन एंड स्टूड बिफोर अस, तो यहाँ पर भी आउट को बाहर आकर, आउट क्या है, ये एडवर्ब है। आउट केम द लाइन यानी बाहर आकर शेर ने, फ्रॉम द डेन गुफा से, एंड स्टूड बिफोर अस और हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया। शेर गुफा से बाहर आकर हमारे सामने खड़ा हो गया। तो गुफा से बाहर आकर की बात आई, तो यहाँ पर आउट क्या है, ये एडवर्ब है, जिसको केम से पहले यूज किया गया है। वर्ब से पहले कहने का मतलब है पूरे सेंटेंस में शुरू में ही इसका यूज कर दिया गया है। तो इस तरह से रूल नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है, नेगेटिव अर्थ में किसी वाक्य में डबल नेगेटिव प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमें नेगेटिव अर्थ का यूज करना है तो उसमें हमें डबल नेगेटिव का यूज नहीं करना चाहिए, और अगर डबल नेगेटिव का यूज कर देते हैं तो मतलब वहाँ पर एफर्मेटिव हो जाता है, वाक्य चेंज हो जाता है। नॉट यूज डबल नेगेटिव, तब क्या करेंगे, एक ही नेगेटिव का यूज करते हैं यहाँ पर, इससे उसका अर्थ नहीं निकल पाता है, उसका अर्थ कुछ और ही हो जाता है, एफर्मेटिव में चेंज हो जाता है ये। अब यहाँ पर आया फॉर एग्जाम्पल के लिए आई कैन नॉट वॉक। अब यहाँ पर एक बार तो हमने ये नॉट का यूज कर दिया, फर्दर होता, एनी फर्दर होता। अब ये वाक्य क्या है हमारा, ये रॉन्ग है, ये वाक्य भी गलत है, ये गलत है। अगर यहाँ पर हम एनी का यूज कर दे तब ये वाक्य हमारा सही हो जाता है। ऐसे ही नथिंग नेवर हैपेंड, तो यहाँ पर नेवर की जगह हमें यूज करना था एवर का,
डोंट यूज नेवर, तो इसकी जगह हमें यूज करना था एवर का। जब हम एवर का यूज करते तभी हमारा सेंटेंस सही होता। अभी ये भी गलत है। ठीक ऐसे ही है आई डोंट वॉन्ट नथिंग, तो अब यहाँ पर नथिंग ना होकर के यहाँ पर क्या होता, एनीथिंग का यूज होना चाहिए था। इन प्लेस ऑफ नथिंग, नथिंग के स्थान पर एनीथिंग होता, तब ये वाक्य सही होता, और अभी ये वाक्य क्या है, सेंटेंस गलत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स को समझा, इसके 3 रूल्स को जाना है, और आई होप ये तीनों नियम आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। बस चलने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।